तो आज जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है, वो तो कंट्रोलिंग हो गया, किसी चीज़ को कंट्रोल करना है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? Organizing is a process consisting of series of steps by which managers create a authority responsibility relationship। Organizing एक प्रोसेस है कोई भी चीज़ को करने का जहाँ पे मैनेजर्स अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं। क्या मतलब है? मतलब कौन चीज़ किसके अथॉरिटी के अंदर आएगा और कौन चीज़ के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल रहेगा, इसको क्रिएट किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, है ना। Organizing is the process of identifying and grouping various activities bringing together physical, financial and other resources and establishing authority relationship among job position। तो ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ को एक साथ लाया जाता है। फिजिकल रिसोर्स हो गया, फाइनेंशियल रिसोर्स हो गया, ताकि एक चीज़ का एक जॉब का अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप डिटरमाइन किया जाए। ठीक है, अच्छा क्या इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का? कोई बोले भाई ऑर्गेनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों करना है ये सब, तो उसको जवाब देना है। पहला रीज़न है स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग से क्या होता है? स्पेशलाइजेशन क्रिएट होता है। क्या स्पेशलाइजेशन सर? कोई भी चीज़ का स्पेशलाइजेशन। जब तुम ऑर्गेनाइज करते हो तो अलग अलग लोगों को अलग अलग काम देते हो। किसको कौन काम दोगे? जो वो चीज़ में स्पेशलाइज्ड है। दूसरा है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग में रिसोर्सेज को ऑप्टिममली या बेस्ट वे में यूज किया जाता है। तीसरा है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। ऑर्गेनाइजिंग की मदद से तुम अच्छे से कोऑपरेट कर सकते हो, अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकते हो। तुम्हारा कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बहुत अच्छे से होता है ऑर्गेनाइजिंग की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट सिक्योरिटी एंड सपोर्ट। ऑर्गेनाइजिंग जो है तुमको सिक्योरिटी देता है। किससे? कोई भी अनइवन या अनप्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज से सपोर्ट प्रोवाइड करता है एक्टिविटीज को आगे बेटर परफॉर्म करने के लिए। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। ऑर्गेनाइजिंग तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में हेल्प करता है। अगर तुम चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करोगे, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा ग्रो करेगा ना। अडेप्टेशन टू चेंजेस। ऑर्गेनाइजिंग चेंजेस के साथ अडेप्ट करने में तुमको हेल्प करेगा। अगर तुम चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे हो देन तुमको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन लोगों को या वर्कर्स को ट्रेंड करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सब क्या है? इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग का या ऑर्गेनाइजेशन का। सर अगर बात करें स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, अगर आपको कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करना है तो उसका क्या स्टेप होगा? स्टेप बाय स्टेप होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा। तो व्हाट आर द स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस? तो पढ़ लेते हैं व्हाट आर द स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। सबसे पहला स्टेप है डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले तुम क्या करोगे? वर्क को डिवाइड करोगे। दूसरा ग्रुपिंग एक्टिविटीज। सिमिलर एक्टिविटीज को तुम सिमिलर ग्रुप में डिवाइड करोगे। सिमिलर एक्टिविटीज को तुम सिमिलर ग्रुप में डिवाइड करोगे। तीसरा है असाइनिंग ड्यूटीज। अलग अलग लोगों को अलग अलग ड्यूटीज दोगे। डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, एक्टिविटीज को ग्रुप कर दिए, अब अलग अलग लोगों को तुम अलग अलग जॉब दोगे, काम दोगे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सर क्या मतलब है इसका? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का अब सब काम तुम अपने से थोड़ी करोगे। अब रोहित शर्मा कैप्टन है तो बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब वही करेगा। सबको अलग अलग काम देगा ना, अलग अलग फंक्शन देगा। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि अपना अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को डेलीगेट कर दो, बांट दो। ठीक है, और लास्ट आता है कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट। अब तुम क्या करोगे? सबके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन रखोगे। ये है क्या? स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा टाइप्स का रहता है। ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा टाइप्स का रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन दो तरह का होता है।
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और तुम्हारा किसी के साथ क्या रिलेशनशिप रहेगा, मतलब दो तरह का रिलेशनशिप रहेगा, आइदर फॉर्मल रिलेशन, मतलब वो वाला रिलेशनशिप मत सोचो, यहाँ पे नॉर्मल वाला बात हो रहा है, ठीक है। कौन सा रिलेशनशिप रहेगा, एक रहेगा फॉर्मल रिलेशन। फॉर्मल रिलेशनशिप मतलब बातचीत, हाय हेलो टाइप में, एक पोजीशन की वजह से, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा और तुम्हारे टीचर के बीच में जो रिलेशनशिप है फॉर्मल रिलेशनशिप है ना। ऐसा तो नहीं है तुम टीचर को ऐसे ही फ़ोन करके बोलते हैं हाल चाल कैसे हो, नहीं ये नहीं, तुम्हारा और उनसे रिलेशनशिप जो है वो फॉर्मल रिलेशनशिप है। तुम अगर कहीं पे काम करोगे तो तुम्हारे बॉस के साथ जो तुम्हारा रिलेशन रहेगा वो रहेगा फॉर्मल रिलेशन। इनफॉर्मल रिलेशनशिप होता है जो कि फ्रेंडली इन नेचर रहता है, जिसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है, जैसे कि दोस्ती कर लिया, मोहल्ला में 4 दोस्त बन गया, तो इसके बीच में हम लोग के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, इनफॉर्मल रिलेशनशिप है ना। अब हम उसको कोई काम के लिए हमेशा थोड़ी ना फ़ोन करेंगे, लेकिन चल भाई कहीं घूम के आते, अच्छा नहीं लग रहा, चल यहाँ जाते, समझ में आ रहा है बात। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मींस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइन्ड एंड एस्टैब्लिश्ड बाय मैनेजमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये एक ऑफिशियल सिस्टम है जहाँ पे एक्टिविटीज और रिलेशनशिप डिफाइंड कर दिया गया है। इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सबको एक दूसरे का रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और जॉब के बारे में पूरा जानकारी है। सर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, तो पढ़ लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय टॉप मैनेजमेंट। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कौन क्रिएट करता है, टॉप मैनेजमेंट क्रिएट करता है, बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर। ये डिवीजन ऑफ लेबर के बेसिस पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है। क्लियरली डिफाइंस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हर इंडिविजुअल, हर पर्सन का अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन कर दिया गया है। इट इज डेवलप्ड थ्रू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अपने काम दूसरों को देने की वजह से डेवलप्ड हुआ है। इट हैज़ रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है, ठीक है ना। अब देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है, तो पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला है ड्यूटीज ऑफ ईच मेंबर इज क्लियरली डिफाइंड। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हर मेंबर का ड्यूटीज क्लियरली डिफाइंड है। दूसरा, यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन्ड, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तुमको पता है मेरा बॉस कौन है, कौन हमको कमांड देगा, किसका बात हमको सुनना है, तो यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन्ड होता है। तीसरा, इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये तुम इजीली फिक्स कर सकते हो, किसमें, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। प्रोवाइड्स मैनेजर सोच रहे ना हम, हाँ, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द इंटरप्राइज। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को। समझ में आ रहा है सर क्या मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, बोलो। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो कैसे सर, हम कैसे बोलेंगे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है? एग्जैक्टली, हमको पता है कौन क्या काम करेगा, सबका काम बंधा हुआ है, ठीक है। इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। पहला डिसएडवांटेज, इट मे क्रिएट रिजिडिटी ड्यू टू द रूल्स एंड रेगुलेशन। अब देखो रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से एक रिजिडिटी क्रिएट हो जाता है। तुम चाह कर भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हमको स्कूल में पढ़ाने के, अब हमको प्रिंसिपल बोल दिया आप कोई भी स्टूडेंट को अपना पर्सनल नंबर नहीं दे सकते हैं। अब एक रिजिडिटी क्रिएट हो गया, अगर हम अपना पर्सनल नंबर शेयर करते हो सकते हैं वो अपना कुछ डाउट हमसे क्लियर कर ले स्कूल आवर्स के बाद भी, तो ये सब डिसएडवांटेज है। दूसरा, इसको चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना पड़ता है, तो टाइम डिसीजन लेने में बहुत टाइम लग जाता है, तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते हो। इट डज नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पिक्चर ये प्रोवाइड नहीं करता है। पूरा पिक्चर से इसका मतलब, पूरा पिक्चर से मतलब है, देखो अब देख के तो ऊपर ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा, बट क्या ऐसा हो जाता है? सब वैसे सुन लेता है, सब मान लेता है? वैसे नहीं। अब आते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कोई रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, जो कि एक सोशल ग्रुप है फ्रेंडली रिलेशन का। सोशल ग्रुप है फ्रेंडली रिलेशन का। समझ में आया? अब इसका फीचर क्या है? पहला, इट इज़ अनप्लैंड। कोई प्लान करके, फॉर एग्जाम्पल देखो तुम यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने आए,
तो मेरा और हम लोग दोनों के बीच में एक फॉर्मल रिलेशन है, बट यही फॉर्मल रिलेशन की वजह से तुम्हारा बहुत सारा स्टूडेंट लोग से दोस्ती होगी, है ना, तुम लोग के क्लासमेट लोग से, तो तुम लोग क्या अब उन लोग के साथ भी तुम लोग का रिलेशनशिप डेवलप हो गया। कौन सा रिलेशनशिप? इनफॉर्मल। तुम लोग साथ में घूम रहे, बातचीत कर रहे, मिल रहे, तो अनप्लान्ड रहता है ये। अब तुम ऐसे सोच के थोड़ी आई थे कि ट्यूशन जाके दोस्ती करना है हमको। दूसरा, इट रिफ्लेक्ट सोशल रिलेशनशिप अमंग पीपल। इसमें देखो लोगों का सोशल रिलेशनशिप शो होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज़ बेस्ड ऑन कॉमन टच, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन। देखो इनफॉर्मल ग्रुप में कुछ ना कुछ कॉमन रहेगा। हो सकता है कॉमन टेस्ट हो, कॉमन, तुम लोग के बीच में क्या कॉमन है? क्लास, सेम बहुत सकता है, सेम बैच, सेम क्लास, सेम बोर्ड्स, तो कुछ कॉमन रहेगा। कोई रूल्स नहीं है, रिटन रूल्स नहीं होता है, ठीक है ना। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। पहला, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी रिलेशनशिप होता है, इनफॉर्मल में सोशल रिलेशनशिप। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाता है, प्लान्ड रहता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अनप्लान्ड है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करना, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है अपना सोशल और कल्चरल या पर्सनल नीड्स को फुलफिल करना। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स एंड रेगुलेशंस रिजिड रहता है, इनफॉर्मल का कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं रहता है, समझ में? तो इसी तरह से बहुत सारा डिफरेंसेस है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो चलो अब हम लोग आगे आते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्या एडवांटेज है? पहले सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अब देखो तुम ट्यूशन आ रहे हो, कोई तुमसे बात नहीं कर रहा है, तुमको अच्छा लगेगा यार हमको तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, है ना, तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग लग रहा है कि नहीं हम भी यहाँ का पार्ट है। दूसरा, रिलीफ फ्रॉम मोनोटोनी। अगर मान लो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो, तुम डेली स्कूल जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, काम ही कर रहे हो, कोई बातचीत नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, तो बोरिंग लगने लगेगा। थर्ड है सोल्यूशन फ्रॉम वर्क प्रॉब्लम। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तुमको वर्क प्रॉब्लम से सोल्यूशन देता है, रिलैक्स होने का मौका देता है। इनफॉर्मल प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड प्रेशर। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तुमको आउटसाइड प्रेशर से बचाता है। कम्युनिकेशन चैनल है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे लिए बातचीत करने का, कम्युनिकेट करने का, गॉसिप करने का एक जरिया बन जाता है। अब इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। क्या डिसएडवांटेज है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कॉन्फ्लिक्टिंग नॉर्म्स। देखो रूल्स बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग रहता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स अलग, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स अलग। रेजिस्टेंस टू चेंज। देखो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंजेस जल्दी मांगते रहे। जैसे कि मान लो मेरा दोस्त है, अब वो मेरा दोस्त रोज मेरे साथ घूमता था, आज हमको छोड़कर किसी और के साथ घूम रहा है, अब हमको बुरा लगेगा, है ना, ऑब्वियसली कि ओ बेटा कल तक मेरा साथ घूम रहा है, नए नए दोस्ती बना लिए। रेजिस्टेंट टू चेंज। रोल कॉन्फ्लिक्ट। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ना रोल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। रोल कॉन्फ्लिक्ट मतलब किसका क्या रोल है ये किसी को पता नहीं होता है। रूमर्स सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रूमर्स बहुत तेजी से फैलता है। अब मान लो फॉर एग्जांपल तुम लोग कहीं पे काम कर रहे हो और वहां पे तुम लोग को पता चला कि दो कलीग्स है, दोनों के बीच में चक्कर चल रहा है, कुछ अफेयर चल रहा है। अब ये बात देखो कितना तेजी से फैलेगा पूरा इसमें। या स्कूल में ही ले लो, स्कूल में पता चला ये लड़का और ये लड़की के बीच में कुछ चल रहा है इन लोगों का, तो पूरा स्कूल में फैल जाएगा। टीचर को पता चल गया, घर तक पता चल गया, सिर्फ वो लड़की को बेचारी को नहीं पता है, बाकी सबको पता चल गया। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रूमर्स बहुत तेजी से फैलता है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग आते हैं एक अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मीन्स अ सिस्टम ऑफ जॉब पोजीशंस, द रोल्स असाइन्ड टू देम एंड द अथॉरिटी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस पोस्ट। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब है कि जॉब पोजीशंस या रोल असाइंड या अथॉरिटी, अलग अलग पोजीशंस के बीच में किस तरह का अथॉरिटी है, किस तरह का रिलेशनशिप है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो अब हम लोग आते हैं
लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम लोग आएंगे लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या मतलब है? देखो, लाइन ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू अ डायरेक्ट चेंज ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड थ्रू विच अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखो, लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पे एक चेन ऑफ कमांड फॉलो होता है, जहां पे टॉप टू बॉटम कमांड फ्लो होता है। जैसे कि जो सबसे ऊपर है वो अपने, हम जो सबसे नीचे है, तो मेरा जो ऊपर वाला बॉस है वो हमको ऑर्डर देगा, मैनेजर को देगा, मैनेजर एग्जैक्टली। जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो डिपार्टमेंटल मैनेजर को देगा, डिपार्टमेंट का मैनेजर को, डिपार्टमेंट का मैनेजर जो है वो सुपरवाइजर को कमांड देगा, सुपरवाइजर जो है वो अलग अलग वर्कर्स लोग को कमांड देगा। तो इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन। वाइस प्रिंसिपल, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल को नहीं, ट्रस्टीज जो है, हाँ, ट्रस्टीज प्रिंसिपल को बोलेंगे, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल जो है कोऑर्डिनेटर्स को, कोऑर्डिनेटर्स जो है अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स को। समझ में आए बात? टीचर जो असाइन करके रखे प्रीफिक्स को। क्लियर हुआ पॉइंट? तो इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे तुमको जो अथॉरिटी कमांड दे रहा है वो तुम्हारा जस्ट ऊपर वाला है, जस्ट ऊपर वाला बॉस। क्लियर पॉइंट? अब इसका क्या एडवांटेज है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका पहला एडवांटेज सिंप्लिसिटी, ये एकदम सिंपल है ना। हम लोग बोलेंगे ना भाई हमको बॉस से कोई लेना देना नहीं, मेरा ऊपर जो हमको बोलेगा वो सुन लेना है। दूसरा क्विक डिसीजन, इसमें देखो डिसीजन जल्दी ले लिया जाते हैं। यूनिफाइड कंट्रोल, कंट्रोल यूनिफाइड रहता है क्योंकि सबसे जो ऊपर है उसी का बात चलेगा, वो जो बोलेगा वही मानेगा सब। डिसिप्लिन मेंटेन रहता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है भाई किसका क्या काम है। इकोनॉमी, मेंटेन करने में ज़्यादा खर्च नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, बट डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेज क्या है? पहला ओवर बर्डनिंग, टॉप पोस्ट जो है वो ओवर बर्डन हो जाता है काम से क्योंकि सब उसी को बोलना पड़ता है हर काम के लिए। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं, जो बॉस बोलेगा करना है, बॉस इज ऑलवेज राइट वाला बात हो जाएगा। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, मतलब कुछ ही लोगों के पास पूरा कंट्रोल आ जाता है। डिफिकल्टी इन स्टाफिंग, स्टाफ को मेंटेन करने में बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि देखो प्रिंसिपल तो बोल दिया बट एक्चुअली तो सब्जेक्ट टीचर ना जान रहे हैं कितना पढ़ा सकते हैं नहीं सकते हैं, वो बर्डन दे दिया। हाँ, इनस्टेबिलिटी, लाइन ऑर्गेनाइजेशन बहुत इनस्टेबल रहता है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए ये चलता नहीं है। चलो नेक्स्ट आते हैं, जितना हो सके। स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। सर स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? देखो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है वो ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान से समझ लो, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पे कमांड जो है तुमको एक एडवाइस, कमांड नहीं एडवाइस जो है एक एक्सपर्ट को हायर किया जाता है वो तुमको देते हैं। समझ में आ रहा बात? एक एक्सपर्ट को हायर किया गया अलग अलग काम के लिए और वो एक्सपर्ट कमांड देता है। इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। और थर्ड है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का मिक्सचर। वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पे तुमको कमांड जो है तुम्हारा इमीडिएट सुपीरियर ही देगा लेकिन हर सुपीरियर के साथ एक एडवाइस देने वाला एक्सपर्ट ऐड रहता है। वो एडवाइस देने वाला एक्सपर्ट जो है वो तुम्हारा जो सुपीरियर है उसको एडवाइस देगा, हेल्प करेगा डिसीजन लेने में, बट कमांड तुमको तुम्हारा बॉस ही देगा। इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी जितना भी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है सब यही इसी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, लाइन एंड स्टाफ। जैसे कि मुकेश अंबानी हर फैसला अपने से लेता है क्या? उसका एक टीम है, एडवाइजरी टीम है एक्सपर्ट्स का, वो लोग उसको एडवाइस देते हैं और वो फैसला लेते हैं। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका एडवांटेजेस क्या है? पहला प्लान्ड स्पेशलाइजेशन, सबको स्पेशलाइज्ड रहता है जो एडवाइस देता है। बैलेंस डिसीजन लिया जाता है, डिसिप्लिन्ड रहता है, अनडिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी बॉस के ऊपर है क्योंकि भाई वो तुमको एडवाइस दिया, फैसला तो तुम ही ना लिए। मान लो कोई डीएम है, वो डीएम जो है चीफ मिनिस्टर को उल्टा सीधा एडवाइस दे देते हैं, चीफ मिनिस्टर डिसीजन लिया, मामला गड़बड़ा गया तो फंसेगा तो सीएम ही ना। डीएम कभी फंसता है? मजिस्ट्रेट नहीं। सीएम को बोलेगा क्या फैसला लिया,
तो डिवाइड नहीं होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका डिसएडवांटेजेस भी है। पहला डिसएडवांटेज है कॉन्फ्लिक्ट। बहुत सारे टाइम वो बॉस और एक्सपर्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। एक्सपेंसिव, जो मैनेजर को तुम हायर कर रहे हो वो फ्री में काम कर देगा तुम्हारा, वो भी पैसा लेगा, तो एक्सपेंसिव। लैक ऑफ क्रिएटिविटी, बॉस का अपना कुछ क्रिएटिविटी जनरली इसमें सच एक्सपर्टीज होता है। तब उन लोग अगर कोई ये मतलब एडवाइस दे रहे हैं मैनेजर बॉस को, अगर बॉस को वो चीज मतलब वो एडवाइस लेना नहीं, मतलब वो तो मत ले, नहीं ले। हाँ, तो इसीलिए तो उसको बोले बॉस के ऊपर एडवाइजरी इन नेचर है ना। स्टाफ मैनेजर्स का जो एडवाइस है वो एडवाइजरी इन नेचर है, बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, तो ये सब है इसका नहीं भी ले सकता है, ज़रूरी नहीं है। एग्जैक्टली ये सब उसका डिसएडवांटेज। बोल तो दिए थे उसको, मैसेज कर दिए थे 8 बजे क्लास है। ठीक है, एक मिनट देखते हैं, बैठो तुम। ठीक है ना। तो देखो लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के बीच का डिफरेंस। पहला, लाइन ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल है, लाइन एंड स्टाफ कॉम्प्लेक्स है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है, लाइन एंड स्टाफ में स्पेशलाइजेशन प्रेजेंट है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ही इकोनॉमिकल है, चीप है मैनेज करना। लाइन एंड स्टाफ कॉस्टली है। समझ में आ रहा है बात। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? देखो, अंडर फंक्शनल स्ट्रक्चर ईच मेजर और बेसिक फंक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट। बेसिक और ऑर्गेनिक फंक्शंस आर द फंक्शंस परफॉर्मेंस ऑफ विच इज वाइटल एंड एसेंशियल टू द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर का मीनिंग है कि जहां पे हर एक बेसिक फंक्शन के लिए अलग सा डिपार्टमेंट बना दिया गया है, इसको बोला जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। और वो सब फंक्शन जो कि एकदम बेसिक है, मतलब जिसके बिना ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव नहीं कर सकता है। जैसे कि बेसिक फंक्शन क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सेल हो गया। अगर ये सब फंक्शंस ही ना हो तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगा? तो ये सब का अलग अलग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। जब आप ऑर्गेनाइजेशन को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन डिपार्टमेंट्स में बांट देते हैं। ठीक है, अब इसका कुछ अपना एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होगा। हाँ, ऑब्वियसली इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज होगा। क्या है? पहला एडवांटेज तो पहले ये बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है, टाइम प्रूवन है और नेचुरल है। जाहिर सा बात है ना कि भाई हम सेल्स और प्रोडक्शन को एक साथ तो नहीं ना कर सकते, एक आदमी से नहीं ना करवा सकते हैं। कोई सेल्स में एक्सपर्ट है, कोई प्रोडक्शन में एक्सपर्ट है, तो ये नेचुरल है। दूसरा, इट प्रोवाइड्स स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे तुमको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। सर क्या स्पेशलाइजेशन? देखो, प्रोडक्शन वाला जो प्रोडक्शन में बेस्ट है वो उसको वहाँ डाल दिए, एक इंसान जो मार्केटिंग में बेस्ट है उसको वहाँ डाल दिए, एक आदमी जो सेल्स में बेस्ट है उसको वहाँ डाल दिए, तो स्पेशलाइजेशन मिल रहा है ना। तीसरा, यहाँ पे सब एक्टिविटीज़ का परफॉर्मेंस को अचीव करने बेस्ट रहेगा, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे सुपरविजन ईजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब लोग जो अपने डिपार्टमेंट में है वो जानते हैं अपना काम। समझ में आ रहा बात। बट इसका कुछ डीमेरिट्स भी है। डीमेरिट्स ये है, पहला, स्पेशलाइजेशन या वर्कर्स वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मे नॉट सी दी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। एक वर्कर जो अपने डिपार्टमेंट में काम कर, वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का खबर उसको नहीं पता। अब सेल्स वाला सोचेगा कि नहीं, हमको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है। भाई ये भी तो देख ले कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उतना प्रोड्यूस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है। दूसरा, डिफ़िकल्ट हो जाता है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को फॉल्ट ठहराना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो शाहरुख खान का मूवी अगर आया, नहीं चला, तो किसको ब्लेम करोगे? शाहरुख खान एक्टिंग अच्छा नहीं किया, सॉन्ग अच्छा नहीं था, स्टोरी राइटिंग अच्छा नहीं था, डायरेक्शन अच्छा नहीं हुआ। अब सब अलग अलग डिपार्टमेंट है तो किसी को ब्लेम करना मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तीसरा, टॉप मैनेजमेंट, फंक्शनल हेड्स जो है
इसको टॉप मैनेजमेंट के लिए एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। अब देखो तुम हो HR डिपार्टमेंट का हेड, अब तुमको अगर ऑर्गेनाइजेशन का हेड बना दिया गया, तुमको सेल्स और प्रोडक्शन के बारे में तो कुछ नहीं पता, समझ में आ रहा है बात? तो ये दिक्कत हो जाता है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा तो डिपार्टमेंट्स भी बड़ा हो जाएगा, और डिपार्टमेंट्स के लिए डिसीजन लेना फिर मुश्किल हो जाएगा। मैनेजर्स में ट्राई टू बिल्ड अप देयर ओन फंक्शनल इम्पैक्ट। बहुत सारा टाइम मैनेजर्स क्या करता है ना, अपना डिपार्टमेंट को ही पूरा ऑर्गेनाइजेशन समझ लेता है, सोचता है यही मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, और डिपार्टमेंट का फायदा देखने लगता है बनिस्बत किसका फायदा देखने का? ऑर्गेनाइजेशन का, है ना? होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्कूल में ही नहीं होता है, एक क्लास का लड़का दूसरा क्लास का लड़का से लड़ने लग जाता है, या हाउस इंटर हाउस लाइब्रेरी हो जाता है। तो यहाँ पे तुमको अपना स्कूल को आगे लेके जाना है, अपना हाउस को सिर्फ नहीं, सेम हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में भी। फोर्थ आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर में तुम ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर रहे हो, ग्रुप कर रहे हो इनटू अ नंबर ऑफ डिविजन्स, और ये डिवीजन क्रिएट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। डिविजनल स्ट्रक्चर को तुम ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हो अलग अलग डिविजन्स में, और कौन सा बेसिस में डिविजन्स बनता है? डिपार्टमेंट। कौन सा बेसिस में बनता है? प्रोडक्ट के बेसिस में। कौन सा बेसिस पे? प्रोडक्ट के बेसिस पे, यस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा कंपनी जैसे कि टाटा, अब टाटा तो सॉफ्टवेयर से लेकर नमक बना रहा है, स्टील से लेकर चाय पत्ती बना रहा है, गाड़ी से लेकर कपड़ा में भी उतर गया, अब वॉच बना रहा है ना, टाइटन टाटा का ही तो है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो डिवाइड किया, तो अगर टाटा का जो स्टील बना रहा है वही तुम्हारा चाय भी बना रहा है, टी भी बना रहा है, नहीं अलग अलग। तो यहाँ डिपार्टमेंट को कौन सा बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया गया? प्रोडक्ट। डिवाइड किया गया प्रोडक्ट के बेसिस पे, समझ में आए बात? तो अब इसका भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। पहला एडवांटेज, प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम को हटा देगा। भाई हमको, मेरा काम है लेना देना टी से, तो हम टी का टाटा टी में ही काम करेंगे, सॉफ्टवेयर का अलग है, समझ में? कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। दूसरा, हर इंडिविजुअल एक प्रोडक्ट में डील करेगा। अब तुम उससे सॉफ्टवेयर भी बनवा रहे हो, बोल रहे हो चाय भी तेही बना, तो ऐसे कैसे होगा? एक प्रोडक्ट के ऊपर डील करेगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी है। भाई टाटा ग्रुप का जो मार्केट वैल्यू डाउन हुआ है, किस वजह से डाउन हुआ? ये टाटा स्टील अच्छा नहीं कर रही, इसकी वजह से हो। टाटा स्टील का जो है बुलाओ उसको, समझ में आए बात? एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में हेल्प करता है। न्यू प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवाइड करने से क्या होता है? मैनेजमेंट पोजीशन इजीली डाइवर्सिफाइड होता है, बहुत फ्लेक्सिबल रहता है और चेंजेस इजीली अडॉप्ट हो जाता है। बट इसका डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस ये है, ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई हो जाएगा। अब मान लो तुम सेंट ऑगस्टिन वाले लोग बेचारे लोग क्या करने का कोशिश किया, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट लो, इसी में WB चला दे रहे, इसी में ISC चला दे रहे, इसी में CBSE चला दे रहे, इसी में कैम्ब्रिज चला दे रहे, इसी में लंदन का बोर्ड चला देंगे, इसी से पाकिस्तान के एग्ज़ाम दिलवा देंगे, बांग्लादेश के एग्ज़ाम दिलवा देंगे, इसी से म्यांमार के एग्ज़ाम दिलवा देंगे, अमेरिका बोर्ड के एग्ज़ाम करवा देंगे। क्यों? कि एक बिल्डिंग में सब करना था, तो खाया धोलाई। तो डिसएडवांटेज क्या? ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, है ना, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा। ठीक है, मैनेजर जो है कोई एक डिपार्टमेंट में सही से फोकस नहीं कर पाएगा, अलग अलग प्रोडक्ट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा। तो ये सब क्या है? उसका डिसएडवांटेजेस है। ठीक है ना? चलो अब हम लोग आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या मतलब है? देखो ध्यान से समझो, जो बता रहे हैं उसको समझ लो। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है जब तुम अपना पावर किसी और को दे देते हो टेम्परेरी पीरियड के लिए, एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, उसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हम क्लास टीचर हैं, अब हम पढ़ा रहे, पढ़ाते पढ़ाते हमको ऑफिस से बुलावा आ गया या मेरा फ़ोन आ गया, हमको कुछ काम आ गया, तो हम क्या किया? मॉनिटर को बुलाए, भाई इधर आओ, हाँ इधर आओ, खड़ा रहो यहाँ पे, ठीक है, देखो कोई बदमाशी नहीं करे, हम थोड़ा आ रहे। तो हम क्या किए? अपना अथॉरिटी को डेलीगेट किए थोड़ा टाइम के लिए, ताकि डिसिप्लिन मेंटेन रहे। इसी को बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है अथॉरिटी ग्रांट करना सबऑर्डिनेट को
टेम्परेरी पीरियड के लिए, समझ में आए? किसके लिए? टेम्परेरी पीरियड के लिए। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में एक बात याद रखना है, अथॉरिटी डेलीगेट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट हम बाहर गए, अथॉरिटी तो हम दे दिए, डेलीगेट कर दिए मॉनिटर को। अब मेरे एब्सेंस में मान लो दो लड़का आपस में खूब लड़ाई झगड़ा किया, मुंह फाड़ दिए एक दूसरे का, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया, प्रिंसिपल किसको पकड़ेगा? मॉनिटर को या हमको? बोलेगा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, आप मॉनिटर को छोड़ कर गए थे या जो भी छोड़ कर गए थे, आप जवाबदेह है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं होता, अथॉरिटी डेलीगेट हो जाता है। सर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत इंपॉर्टेंस है। पहला, रिलीफ टू टॉप एग्जीक्यूटिव, जो टॉप एग्जीक्यूटिव है उन लोग को थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। अब यार तुम सब काम टॉप मैनेज प्रिंसिपल ही सब काम करेगा? नहीं, उसको तो अथॉरिटी डेलीगेट करना पड़ेगा ना। स्केलर चेन बन जाता है, गैंग प्लैंक एक्सप्लेन जो किए थे। स्पेशलाइजेशन, अब मान लो प्रिंसिपल जो है वो है आर्ट्स बैकग्राउंड का, अब उसको तो साइंस कॉमर्स को उतना नॉलेज नहीं है, और अगर अलग अलग डिपार्टमेंट का एचओडी रख देगा तो स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा, क्योंकि वो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से आर्ट्स बैकग्राउंड से ज़्यादा बेटर पता है। क्विक डिसीजंस, डेलीगेशन में क्या होगा? क्विक डिसीजंस। मोटिवेशन मिलेगा सबऑर्डिनेट्स को कि भाई इस बार इसको पावर ट्रांसफर किया, अगला बार हमको भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? अब देखो कुछ स्टेप्स है या कुछ एलिमेंट्स है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का कुछ एलिमेंट्स है, क्या है? पहला, असाइनमेंट्स ऑफ टास्क एंड ड्यूटीज। पहले तुम काम दोगे अपना सबऑर्डिनेट्स को, उसके बाद तुम उसको अथॉरिटी दोगे, पावर दोगे। थर्ड, तुम उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करोगे, तुम्हारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस काम के लिए पावर दे रही है। समझ में आ रहा है बात? तो देखो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का 3 एलिमेंट्स है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्या है? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी देना, रिस्पॉन्सिबल ठहराना, और फिर अकाउंटेबल होना। अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह होना है। चलो अब हम लोग तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अथॉरिटी? सर अथॉरिटी का मतलब होता है द पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब द पावर टू, तुम लोग का कौन सा दिन में कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, कितना बजे रहेगा, कौन डिसाइड करेगा? हम, क्योंकि मेरे पास क्या है? अथॉरिटी है डिसीजन लेने का। तो अथॉरिटी का मतलब द पावर टू कमांड द सबऑर्डिनेट्स एंड द पावर टू टेक डिसीजंस। ठीक है, ये एक लीगल राइट है, लेजिटिमेट राइट है। तुम एक पोजीशन में हो इस वजह से वो राइट है। हम तुम लोग के टीचर है इस वजह से मेरा ये राइट है। समझ में आ रहा है? सर अथॉरिटी का क्या फीचर है? पहले तो यही है, ये एक लीगल राइट है। दूसरा, इट इज द राइट टू कमांड अदर्स, इट इज बाउंड बाय सर्टेन लिमिट्स। देखो अथॉरिटी ऐसा नहीं तुम्हारे पास कंप्लीट अथॉरिटी है, तुम अगर नहीं, तुम्हारे घर वाले बोले ना कि सर इसको पढ़ाइए, नहीं सुनेगा तो मारिएगा, हमको अथॉरिटी दी है। अब मारने का मतलब ये क्या है? हम तुम लोग को एकदम मार के हड्डी पसली तोड़ देंगे, तुम्हारा गार्जियन नहीं आ जाएगा, हम बोलेंगे आप ही तो अथॉरिटी दिए थे, नहीं सुनिएगा तो मारिएगा। तो उसका मतलब है वो जो हमको अथॉरिटी दिया गया है उसमें सर्टेन बाउंड्रीज है, सर्टेन लिमिटेशंस है। अब अगर मार के तुम लोग का सर वर फाड़ देंगे, हाथ वाथ तोड़ देंगे, तो पेरेंट्स आके तो मेरा खिलाफ कंप्लेन कर देगा ना, तो हम क्या बोलेंगे? आप ही तो हमको बोले थे नहीं सुनिएगा मारिएगा। तो इसका ये मतलब थोड़ी है मारने का मतलब है कि हम हाथ पैर तोड़ दे। तो अथॉरिटी जब तुमको मिलता है उसके साथ सर्टेन लिमिटेशंस रहता है, बाउंड्रीज रहता है। बहुत सारा गार्जियन फोन करके हमको बोलते हैं मार के चमड़ा छील दीजिए, हाथ पैर तोड़ दीजिए, तो वो उन लोग का मतलब है कि एक्शन लीजिए। अब ये थोड़ी मतलब है कि हम मार के ना तुम लोग का हाथ पैर तोड़ दे। समझ में आए बात? तो अथॉरिटी के साथ सर्टेन लिमिटेशंस रहता है। अथॉरिटी को यूज किया जाएगा सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, अथॉरिटी डिटरमाइन करेगा कौन सबऑर्डिनेट है कौन सुपीरियर है। समझ में आ रहा है बात? चलो, अब अथॉरिटी 3 तरह का रहता है। एक रहता है फॉर्मल अथॉरिटी, दूसरा रहता है कंपीटेंस अथॉरिटी, तीसरा रहता है एक्सेप्टेंस अथॉरिटी। फॉर्मल अथॉरिटी का मतलब होता है तुम्हारे पास अथॉरिटी है क्योंकि तुम बॉस हो, तुम एक फॉर्मल पोजीशन में हो। जैसे कि टीचर के पास अथॉरिटी है क्योंकि वो टीचर है, एक फॉर्मल पोजीशन में है, टीचर का जॉब छोड़ दिया, मेरा अथॉरिटी खत्म। दूसरा रहता है कंपीटेंस अथॉरिटी। कंपीटेंस अथॉरिटी का मतलब होता है पर्सन के पास नॉलेज है, स्किल है, इस वजह से वो दूसरा को कमांड कर रहा है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर के पास कौन सा अथॉरिटी है? कंपिटेंस अथॉरिटी, उसके पास नॉलेज है, इस वजह से वो तुमको कमांड करता है कि सुनो ये खाओगे ये नहीं खाओगे, और तुम उसके बाद सुनते हो। क्यों सुनते हो? क्योंकि उसके पास नॉलेज है। समझ में आ रहा है बात? और थर्ड होता है एक्सेप्टेंस अथॉरिटी। एक्सेप्टेंस अथॉरिटी का मतलब होता है कि तुम्हारा लोग जब तुम्हारा ऑर्डर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम कुछ बोले तुम माने नहीं, तो मेरा अथॉरिटी क्या हुआ? समझ में आ रहा बात? मेरा हम बोल रहे हो और तुम मान रहे हो। क्यों मान रहे हो? क्योंकि तुमको डर है या तुमको लालच है, रिवॉर्ड या रिस्क के वजह से तुम मेरा अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो। इसको बोला जाता है एक्सेप्टेंस अथॉरिटी। चलो अब हम लोग आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी या ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क और ड्यूटी। Responsibility means obligation to perform a task or duty. Responsibility means obligation to perform a task or duty. समझ में आया बात? अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के बीच में क्या डिफरेंस है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब आते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, जवाबदेही, जवाब देना अपने सुपीरियर को, क्यों ये काम ऐसे नहीं हुआ या ऐसे हुआ, इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे फादर लोग हमको अथॉरिटी दिए, फादर या मदर, है ना, मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम लोग का। अगर रिजल्ट में कुछ ऊंच नीच होगा, अकाउंटेबल कौन रहेगा? हमसे सवाल जवाब होगा कि सर क्यों, आपको तो हम लोग पूरा छूट दिए थे कि मारिए पीटिए, जितना क्लास रखना है रखिए, जो आप फीस बोले थे वो हम दिए, फिर भी इन लोग का रिजल्ट क्यों खराब हुआ? तो हम अकाउंटेबल हो गए। अकाउंटेबल मतलब सब जवाबदेही। समझ में आया? अपने सुपीरियर को जवाब देना, ऑब्लिगेशन। ये तो अब देखो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बीच का डिफरेंस है 4 पॉइंट। ये चारों को आप लोग को पढ़ लेना है जो बुक में। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम लोग आते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड, देखो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब पावर टॉप मैनेजमेंट के पास रहता है, एक आदमी के पास रहता है या फ्यू लोगों के पास रहता है, वो लोग A to Z सब डिक्टेट करेगा, जो वो लोग बोलेगा वही होगा। उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। पावर सेंट्रलाइज्ड है। और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन, जब पावर स्कैटर्ड है, अलग अलग लोगों में बांटा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अलग अलग लोगों में बांटा हुआ है, उस अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटा हुआ है, वो डिपार्टमेंट अपना जो भी रिलेटेड है वो पावर इस्तेमाल करेगा, अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेगा। समझ में आ गया डिफरेंस? होटल ले सकते हैं सर, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो हम एक्सप्लेन करते हैं। एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, 10 लोग हैं, तो वहां पे सेंट्रलाइजेशन तुमको देखने को मिलेगा, मालिक जो बोल रहे हैं वही हो रहा है। बट एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि मान लो आईटीसी, तो आईटीसी में ऐसा नहीं है जो मालिक बोलेगा वही होगा। मालिक बोलेगा 9 बजे खाना बनाना है तो 9 बजे खाना बनेगा सबका। हाँ, यहाँ पे वो शेफ डिसाइड करेगा, होटल स्टाफ डिसाइड करेगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है। रिलायंस, अब रिलायंस में हर चीज क्या मुकेश अंबानी बोलेगा तब होगा, डिसेंट्रलाइजेशन है वहां पे। समझ में आ रहा है बात? तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर टॉप लेवल में कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेटेड है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट में बटा हुआ है, सब लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन अपने हिसाब से ले रहा है। अब देखो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का डिफरेंस पढ़ना बाबू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो डिसेंट्रलाइजेशन का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है डिसेंट्रलाइजेशन का? वही जो डेलीगेशन का एडवांटेज है। पहला टॉप मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव का काम में रिडक्शन आ जाएगा, एम्प्लॉय मोटिवेट होगा कि भाई आज इसको जिम्मेदारी दिया कल हमको भी देगा, अच्छा डिसीजन लेगा। अब मुकेश अंबानी को थोड़ी पता है कि तोपसिया का टावर में का जियो का टावर नहीं आ रहा है। मुकेश अंबानी को पता है? नहीं पता है। वो तो पता होगा जो तोपसिया का हेड है, डिविजनल हेड है या रीजनल हेड है, रीजन मैनेजर है, तो वो बेटर डिसीजन लेगा ना। मुकेश अंबानी नहीं लेगा डिसीजन अच्छा। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी होगा, वो एरिया को समझ रहा है, मैनेजमेंट भी डेवलप होगा आगे चल के हायर रोल लेने के लिए। ठीक है। अब डिसएडवांटेज ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, अपने मर्जी से हो सकता है सब काम करने लगे, यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगा।
कि हो सकता है तोपसिया का जो मैनेजर है वो बहुत अच्छा है, पार्क सर्कस का नहीं है, पार्क सर्कस में जियो का नेटवर्क अच्छा नहीं चल रहा है, तोपसिया में अच्छा चल रहा है, तो यूनिफॉर्मिटी नज़र नहीं आएगा तुमको। हैवी ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। स्मॉल फर्म्स के लिए अनसूटेबल है, छोटा मोटा इंडस्ट्री के लिए ये अनसूटेबल है। अच्छा, अब देखो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में भी डिफरेंस है बाबू। देखो डेलीगेशन में ध्यान से समझो, तुम टेम्परेरी पीरियड के लिए पावर को डेलीगेट करते हो, डिसेंट्रलाइजेशन में तुम हाँ लॉन्ग टर्म के लिए करते हो। डेलीगेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी दोनों डेलीगेट हो जाता है। और भी पॉइंट्स है, इसको आप लोग बुक से पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये चैप्टर में किसी को भी कोई डाउट नहीं ना, ठीक है, चलो।